प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के पाठ प्रेमचंद के फटे जूते के विषय में जानकारी देंगे। इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं और प्रेमचंद जी और हरिशंकर परसाई दोनों ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। तो देखते हैं हरिशंकर परसाई जी के विषय में। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में और मृत्यु सन 1995 में हुई। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, तिरछी रेखाएं। इसके अतिरिक्त और भी रचनाएं हैं। पाठ का परिचय देते हैं। अब हम पाठ के परिचय में प्रेमचंद जी प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट, महान कथाकार और युग प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। स्थिति क्या थी? प्रेमचंद जी का एक चित्र हरिशंकर परसाई जी के सामने रखा हुआ है। उस चित्र को देखकर हरिशंकर परसाई जी के मन में जो विचार आते गए, उन्होंने इस पाठ में अभिव्यक्त किए हैं। तो वो विचार क्या थे, हम इसके विषय में जानेंगे। तो हरिशंकर परसाई जी के सामने एक चित्र है जिसमें प्रेमचंद जी और उनकी पत्नी है। प्रेमचंद जी के बारे में वे सोचने लगे और देखा उन्होंने चित्र में, जैसे हम किसी का चित्र देखते हैं तो हमारा ध्यान पहले ऊपर की तरफ जाता है, चेहरे पर। ऐसे ही हरिशंकर परसाई जी का सबसे पहले ध्यान उनके चेहरे पर गया। तो उन्होंने देखा कि प्रेमचंद जी के सिर पर किसी मोटे कपड़े से बनी हुई टोपी है, उनकी कनपट्टी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, परंतु उस पर घनी मूछें हैं जिससे चेहरा भरा भरा लगता है। अब उनका ध्यान गया कि उन्होंने कुर्ता और धोती पहनी हुई है, और पैरों की तरफ ध्यान गया तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों में कैनवस के जूते हैं। अब जूतों को ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि उनके दाहिने पैर का जूता तो ठीक है, परंतु बाएं पैर का जूता आगे से फटा हुआ है, और जो तस्मे हैं बेतरतीब बंधे हुए हैं। तस्मों के ऊपर की लोहे की पतरी जो है वो भी उखड़ी हुई सी है। अब लेखक यह सोचने लगे कि प्रेमचंद जी प्रसिद्ध लेखक थे और उनकी वेशभूषा जो चित्र में दिखाई दे रही है और दिन प्रतिदिन पहनने के कपड़ों में कोई भिन्नता होगी या नहीं होगी। तो हरिशंकर परसाई को यह समझ में आ गया कि प्रेमचंद जी ऐसे व्यक्ति थे जिनकी दिन प्रतिदिन पहनने की पोशाक और चित्र में खींचने वाली पोशाक एक जैसी है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी को अपने से बड़ा मानते हैं क्योंकि वे उनसे पहले के लेखक थे, तो इसलिए वे उन्हें साहित्यिक पुरखा कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जूता आगे से फटा हुआ है, उंगली भी दिखाई दे रही है और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, जरा सा भी संकोच और झेप दिखाई नहीं दे रही। जब फोटोग्राफर ने तुम्हारा चित्र खींचा होगा तो उसने तुम्हें मुस्कुराने के लिए कहा होगा, और जैसे ही आप अपने अंदर दर्द के कुएं से खींचकर मुस्कान को चेहरे पर ला रहे थे, उसी समय फोटोग्राफर ने क्लिक करके कैमरा बंद कर दिया और तुम्हारी जो मुस्कान है वो ऐसे लग रही है जैसे अधूरी मुस्कान हो, व्यंग भरी मुस्कान हो, या तुम किसी पर हंस रहे हो, ऐसी मुस्कान हो। तो लेखक यह सोचने लगा कि प्रेमचंद जी ने चित्र इस ऐसी पोशाक में क्यों खिंचवाया। लोग तो जब चित्र खींचता है तो वे बढ़िया कपड़े पहनते हैं, यदि बढ़िया कपड़े नहीं होते तो भी उधार मांग लाते हैं, बढ़िया जूते डालते हैं, इत्र लगाते हैं, जैसे फोटो में से भी खुशबू आएगी। सबको पता है कि फोटो में से खुशबू नहीं आती, परंतु ऐसा लोगों को लगता है कि वे सुंदर दिखें, क्योंकि उस चित्र को कोई भी व्यक्ति देख सकता है। तो यहाँ पर लेखक यह सोचने लगा कि प्रेमचंद जी शायद चित्र के महत्व को नहीं जानते। उन्होंने इस तरह का कार्य तो नहीं किया, ना ही उन्होंने जूते उधार मांगे, जैसे जूते थे उसी में ही खिंचवा ली। अब वो सोच रहे हैं कि चित्र खिंचवाया क्यों ना खिंचवाते, परंतु उन्हें ऐसा लगा कि शायद पत्नी ने आग्रह किया हो
फोटो खिंचाने के लिए कहा हो तो प्रेमचंद जी ने वह फोटो खिंचवा ली हो। अब लेखक यह सोचने लगता है कि जूते का महत्व पहले से ही रहा है। टोपी 8 आने में आ जाती है, परंतु जूता महंगा आता है। अब यहाँ पर लेखक ने टोपी और जूते की तुलना की है, और टोपी का काम है सिर को सुरक्षा प्रदान करना और जूते का काम है पांव को सुरक्षा प्रदान करना। तो भी टोपी मान सम्मान का प्रतीक भी है, परंतु टोपी जूते से सस्ती आती है और जूता हमेशा ही टोपी से महंगा रहा है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। बाएं जूते का आगे से फटे होने का कारण जानने की कोशिश की है। हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद के विषय में सोचना, फटे जूते के विषय में विचार करना, क्यों फटा हुआ जूता पहनकर भी उनके चेहरे पर संकोच क्यों नहीं है, जूता फटा है पर चेहरे पर मुस्कान है, उसका कारण जानने की चेष्टा की है। फोटो ठीक जूते पहनकर खिंचवा लेते, एक सुझाव दिया है। धोती का किनारा खींचकर जूता छिपा लेते। टोपी और जूते के विषय में लेखक के विचार हमने आपको बता दिए। अपने जूते और प्रेमचंद के जूते के में भिन्नता। तो अब यहाँ पर लेखक का ध्यान प्रेमचंद जी के जूते देखते देखते अपने जूते पर भी चला गया, और वे क्या कहते हैं यहाँ पर कि प्रेमचंद जी का जूता तो आगे से फटा हुआ है, मेरा जूता नीचे से फटा हुआ है। अब नीचे से जूता क्यों फटता है? जब कोई व्यक्ति ज्यादा चलता है, एक ही जूते को डालकर कई दिन तक उसी का प्रयोग करता है और ज्यादा चलता है, तो उसका जूता तले से घिस जाता है और आगे से फटे होने का कारण कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि उसका जूता नीचे से फटा है, बाहर से बिल्कुल ठीक ठाक है, सामने वाले व्यक्ति को उसका जूता ठीक लगता है, परंतु लेखक का पैर अंदर से जख्मी हो रहा है। प्रेमचंद जी का जूता आगे से फटा हुआ है, उनका पांव सुरक्षित है, उन्हें उससे कोई परेशानी नहीं हो रही। तो यहाँ पर जूते का कंपैरिजन किया है, तुलना की है। वो इसलिए किया है कि वे भी लेखक थे और प्रेमचंद जी भी लेखक थे, तो यहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति दिखाने का भी प्रयत्न किया है कि उस जमाने में लेखकों का जीवन किस तरह से अभावग्रस्त होता था और गरीबी में कटता था। तो यहाँ पर आगे लेखक कह रहा है, तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहा है, जूता आगे से मेरा सुरक्षित है, ठीक ठाक लग रहा है, परंतु तुमने अपने फटे हुए जूते को छिपाने की कोशिश नहीं की। आधुनिक पीढ़ी जो है दिखावे में जीती है, वह उधार मांगकर अपने आप को बढ़िया दिखाने की कोशिश करती है, परंतु तुम वास्तविकता में जीने वाले हो, तुम दिखावे में विश्वास नहीं करते और यथार्थवादी हो। चेहरे पर मुस्कान का कारण। अब जो प्रेमचंद जी के फटे हुए जूते पहनने पर भी जो चेहरे पर मुस्कान है, उसका कारण ढूंढने की कोशिश करता है। लेखक कहता है कि क्या तुम्हारा गोदान उपन्यास पूरा हो गया? होरी गोदान उपन्यास का एक कैरेक्टर था, एक चरित्र था जो प्रेमचंद जी ने लिखा। पूस की रात एक कहानी थी जिसमें उन्होंने नील गाय हल्कू के खेत को चरगी के विषय में बताया है कि हल्कू वहां पर खेतों में रात को देखभाल करता था, और जब गाय चरगी तो उसे खेतों में देखभाल के लिए नहीं रुकना पड़ा। सर्दियों की रात वो कैसे बिताता था इसमें बताया गया है। सुजान भगत का लड़का मर गया डॉक्टर के न आने पर। डॉक्टर पार्टी में गया हुआ था, सुजान भगत के लड़के को सांप काट गया, परंतु वो लड़का मर गया और डॉक्टर पार्टी को छोड़कर नहीं आया। मागो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। मागो भी उसकी कहानी का एक चरित्र है जो शराबी था और उसके लड़के की मृत्यु हो गई। पत्नी ने चंदे में पैसे इकट्ठे किए, परंतु वह उन पैसों से शराब पी गया। तो ये प्रेमचंद के प्रसिद्ध रचनाएं बताई हैं, और क्या इन रचनाओं के पूरे होने पर उनके चेहरे पर मुस्कान है? तो आगे देखते हैं कि जूता फटने का कारण क्या है। अब लेखक कह रहे हैं कि कुंभन दास जो फतेहपुर सिकरी पैदल आते जाते थे, तो उन्होंने कहा आवत जावत जो पन ही घिस्यो, जो जूता है वो आने जाने में घिस गया है। तो प्रेमचंद जी का जूता घिसा होता तो ऊपर से ना फटा होता। बनिए के बहुत चक्कर लगाए होते तो जूता नीचे से घिसा होता, ऊपर से नहीं फटता।
जूता फटने का कारण, कुंभन दास का जूता फतेहपुर सीकरी पैदल चलने से घिसा। तुम्हारा जूता आगे से फटा है। किसी सख्त चीज, सामाजिक कुरीतियों को ठोकर मारनी पड़ी। समझौता नहीं करते और नदी के रास्ते में टीला आने पर नदी क्या करती है? समझौता कर लेती है। कई बार टीले को जब नहीं उखाड़ सकती, टीले को हानि नहीं पहुंचा सकती, तो वह आगे बढ़ने का रास्ता टीले के किनारे से ले लेती है और उस रास्ते पर बहना आरंभ कर देती है। परंतु प्रेमचंद जी ने कभी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। उन्हें समाज में जो घृणित लगा, जो अच्छा नहीं लगा, जो सामाजिक गलत रूढ़ियां और प्रथाएं थी, उनका उन्होंने डटकर विरोध किया, उसे पांव की ठोकर मारी। तो यहाँ पर इसीलिए जूता आगे से फटा हुआ है। घृणित वस्तु की तरफ हाथ की उंगली से नहीं, पांव की ठोकर से इशारा करना। यहाँ पर लेखक यह बताना चाहता है कि हम समाज में जिससे घृणा करते हैं, तो हम उस घृणा को प्रदर्शित करने के लिए हाथ की उंगली का प्रयोग करते हैं। परंतु प्रेमचंद जी को जो समाज में घृणित लगता है, वे उसके लिए हाथ की उंगली का प्रयोग ना करके पांव की उंगली, पांव की ठोकर में उसे रखते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ खत्म होता है।